नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें बाइडेन होंगे, पुतिन भी होंगे और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी होंगे। ये वर्चुअल मीटिंग इटली के रोम से कोऑर्डिनेट होगी और नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें जुड़ेंगे। इस मीटिंग का सिंगल टॉपिक रखा गया है तालिबान। जो काम सितंबर में यूएन से नहीं हो पाया, क्या वो काम कल होगा? आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो 75 साल में कोई नहीं कर पाया उसको उन्होंने करके दिखाया। क्या ऐसा ही फैसला वर्ल्ड लेवल पर भी होने वाला है? आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। 10 सेकंड में नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया वो पिछले 20 साल का निचोड़ है। मोदी ने जो किया वो कोई और नहीं कर पाया। पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार को प्रोएक्टिव अप्रोच वाले गवर्नेंस में बदलने का लंबा सफर मोदी ने तय किया है। क्या मोदी थक गए? क्या मोदी रुक जाएंगे? इसका जवाब खुद प्रधानमंत्री ने दिया है। नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द को गौर से सुनिए। इसमें आने वाले 25 साल का डायरेक्शन मिलेगा। मेरा उत्साह भी और बढ़ गया। इसमें पॉलिटिक्स भी है, पावर वाली बात भी है, लेकिन सबसे पहले देश की बात है, क्योंकि राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट वाली सोच नरेंद्र मोदी की है। साथियों, आज हम जो निर्णय लेंगे, जो नीतिगत सुधार करेंगे, उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तो भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें आप सभी का, हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। मोदी ने आजादी के 100 साल वाली बात क्यों की? ये 100 साल 2047 में पूरे होंगे। आजाद हिंदुस्तान ने अभी 75वें साल में प्रवेश किया है, जिसे पूरा हिंदुस्तान आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। आजादी के 100 साल अभी 25 वर्ष दूर है। प्रधानमंत्री ने जो इशारा किया है, प्रधानमंत्री ने जो संकेत दिया है, उसका मर्म यह है कि मोदी ने आगे कदम बढ़ा दिया है। अब मोदी जो भी करेंगे वो अगले 25 साल के लिए करेंगे। हिंदुस्तान अब कोई अलहदा मुल्क नहीं है। हम नंबर 5 की इकॉनमी है। मिलिट्री पावर में हिंदुस्तान नंबर 4 पर है। मोदी जो करते हैं, मोदी जो सोचते हैं, उस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। इसलिए हर कोई जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। मोदी ने आगे के लिए क्या सोचा है? मोदी का नया आइडिया क्या है? मोदी ने आज स्पेस साइंटिस्ट से बात की। वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री की टेक्नोलॉजी वाली बात हुई। टेक्नोलॉजी से आम आदमी को कैसे जोड़ना है और उसका फायदा पूरे देश को किस तरह मिल सकता है, इसे मोदी ने करके दिखाया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से लास्ट माइल डिलीवरी, लीकेज फ्री और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, गरीबों के घरों और शौचालयों की जियो टैगिंग, सैकड़ों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मैपिंग, सैटेलाइट से विकास कार्यों की मॉनिटरिंग, फसल बीमा योजना का क्लेम सेटल करने में सैटेलाइट की मदद, नाविक सिस्टम से लाखों मछुआरों की मदद और स्पेस टेक्नोलॉजी से डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग। नरेंद्र मोदी गवर्नेंस को उस मुकाम तक ले गए हैं जहां तक पहुंचने के बारे में पहले कोई सोचता भी नहीं था। ये मोदी की सोच है जिसने स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से सरकार को प्रोएक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। 2 दिन बाद यानी 13 अक्टूबर से मोदी का नेक्स्ट प्लान शुरू होने वाला है। उस दिन नवरात्र की महाअष्टमी तिथि होगी, यानी 100 करोड़ से ज्यादा भारतवासियों के लिए शुभ मुहूर्त होगा। मोदी ने 3 लेवल पर सोचा है: गति यानी स्पीड, शक्ति यानी फोर्स और राष्ट्र माने नेशन। गति, शक्ति और राष्ट्र को मिलाकर मोदी गति शक्ति राष्ट्रीय मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस मास्टर प्लान की डिटेल हम बताएंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मोदी की सरकार का लेटेस्ट बिग डिसीजन क्या है। एयर इंडिया, जिसे कांग्रेस की सरकार बेचना चाहती थी लेकिन बेच नहीं पाई, मोदी सरकार ने उसकी सक्सेसफुल डील कर ली।
एयर इंडिया किसी विदेशी कंपनी को नहीं दिया गया, बल्कि हिंदुस्तान की जानी मानी कंपनी, सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली टाटा ग्रुप को एयर इंडिया की कमान सौंपी गई है। सौदा ट्रांसपेरेंट हुआ, सब कुछ नंबर 1 में हुआ, जिस पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को लेकर सरकार एक स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रही है और जहां सरकार की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ज्यादातर सेक्टर्स को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए ओपन कर रही है। अभी एयर इंडिया से जुड़ा जो फैसला लिया गया है, वो हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। एयर इंडिया एक डन डील है, प्रधानमंत्री उसी पर रुकना नहीं चाहते। मोदी उससे आगे की सोच रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा कदम होगा गति शक्ति मिशन, जिसे प्रधानमंत्री लॉन्च करने वाले हैं। क्या है गति शक्ति मिशन? गति शक्ति मिशन मोदी का नेशनल मास्टर प्लान होगा। मोदी इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कास्ट कम करेंगे। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। अलग अलग विभागों के टेंडर अब एक साथ निकलेंगे। नरेंद्र मोदी सारे मंत्रालयों को एक पोर्टल पर जोड़ेंगे। केंद्र, राज्य और लोकल बॉडी एक साथ काम करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी एरिया के डेवलपमेंट के लिए पहले सड़कें बनाई जाती हैं, फिर नाली बनाने के लिए सड़क खोद दी जाती है। नाली का काम पूरा होने पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए उसे दोबारा खोद दिया जाता है। 2 काम पूरे होने पर गैस पाइपलाइन बिछाने वाले आ जाते हैं और सड़क तीसरी बार खोद दी जाती है। गैस पाइपलाइन बिछाने में अगर ऑप्टिकल फाइबर का नुकसान हो गया तो सारी खुदाई फिर से करनी पड़ती है। नरेंद्र मोदी अब ऐसा नहीं होने देंगे। किसी एरिया के डेवलपमेंट के लिए अब एक ही नोडल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल होगी। ये एजेंसी DPIIT होगी, जिसकी मॉनिटरिंग टॉप लेवल से होगी। नरेंद्र मोदी पाई पाई का हिसाब रखते हैं, तभी तो सरकार में काम भी होते हैं और गरीबों तक सरकारी मदद भी बगैर किसी रुकावट के पहुंचती है। वो जमाना देश पीछे छोड़ आया है जब गरीब को एक एक पैसे, एक एक चीज के लिए सरकार के पास चक्कर लगाने पड़ते थे। अब गरीब के पास सरकार खुद चलकर आ रही है और गरीब को सशक्त कर रही है। पिछले 75 साल में भारत को ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है जो नेशनल इश्यूज पर जितना एक्टिव रहता है, उतना ही एक्टिव इंटरनेशनल फ्रंट पर होता है। 11 अक्टूबर को स्पेस टेक्नोलॉजी पर बात और 13 अक्टूबर को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग। इन 2 तारीखों के बीच 12 अक्टूबर को जानते हैं मोदी क्या करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कल तालिबान पर बोलेंगे और दुनिया के 20 बड़े और प्रभावशाली देशों के नेता मोदी को गौर से सुनेंगे। मोदी की ऑडियंस में बाइडेन भी होंगे, पुतिन भी होंगे, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन भी होंगे, इटली वाले मारियो द्राघी के साथ जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी होंगे। मंच G20 का होगा, मीटिंग वर्चुअल होगी, मगर मोदी एक्चुअल बात करेंगे। अफगानिस्तान और तालिबान पर मोदी की लाइन पहले दिन से क्लियर है। तालिबान पर अमेरिका जैसे देश भी 2 तरह की बातें करते हैं। चीन तालिबान पर बात करने से पहले ही बैठ जाता है, मगर मोदी ताल ठोक कर सच बोलते हैं। G20 से पहले मोदी अमेरिका गए तो वहां दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में मोदी ने तालिबान पर खरी खरी बात की। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय
अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। कल नरेंद्र मोदी का निर्णय क्या होगा, कल मोदी क्या बोलेंगे, यहां यह भी जानना जरूरी है कि G20 में डिस्कशन का टॉपिक वही रखा गया है जो भारत चाहता है। मोदी अफगानिस्तान में जरूरी चीजों की सप्लाई चाहते हैं, अफगानिस्तान की सरकार में सभी वर्गों की भागीदारी चाहते हैं, ताजिक और हजारा समुदायों का पलायन रोकना चाहते हैं, अफगानी महिलाओं का मानवाधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं। इनके अलावा मोदी हिंदू और सिख समुदायों की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। तालिबान पर डिस्कशन तो G7 ने भी किया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब मोदी G20 के मंच से तालिबान का इलाज बताएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता क्या बोलते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। और अभी अभी चाइना के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने भड़काने वाला बयान छापा है। चीन में बयान छपते नहीं है, छपवाए जाते हैं और चीन अब अचानक वॉर की बात करने लगा है। 24 घंटे में ही चीन की फितरत बदल गई। कल मोल्डो में पहले 10 घंटे की बातचीत फेल हुई और फिर चीन का बयान आया जिसमें चीन का पूरा टोन ही बदला हुआ है। चीन और भारत में अब ठन गई है, अब पक्की दुश्मनी पर बात जा रही है। इस वक्त चीन पर नजर रखनी बेहद जरूरी है, इसलिए इस रिपोर्ट को देखिए। K9 वज्र T-90 टैंक, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, फाइटर प्लेन और लाखों वीर जवान। इस वक्त LAC की भारतीय साइट पर तैनात हैं और ये LAC के उस पार चाइनीज इलाका है जहां पर चाइनीज टैंक, आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर, PLA आर्मी डटी हुई है। LAC पर भारत और चीन में ठन गई है, बात बनते बनते बिगड़ने लगी है। मोल्डो में 13वें दौर की मीटिंग के बाद चीन के एक एक शब्द बता रहे हैं इस वक्त भारत और चीन के बीच किस लेवल का तनाव है। ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है, यहां पर वही छपता वही लिखा जाता है जो सीधे जिनपिंग के ऑफिस से आता है। ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइन में फ्रंट पेज में सिर्फ भारत LAC ही छाया हुआ है, क्योंकि इस बार सर्दी के मौसम में LAC का तापमान बहुत गर्म रहेगा और इसके लिए भारतीय सेना तैयार है। The Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh. चीन ने पूरे ईस्टर्न लद्दाख में न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख बल्कि पूरे नदर्न और ईस्टर्न फ्रंट तक अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। फॉरवर्ड एरिया इस वक्त हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन हम उनके हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं और जैसे ही हमें जानकारी मिल रही है हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि हर चुनौती का सामना किया जा सके। So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. सबसे पहले ये समझने की जरूरत है मोल्डो में दोनों सेनाओं के बीच मीटिंग में ऐसा क्या हुआ जो बात बनी नहीं बल्कि ठन गई। करीब 2 महीनों के बाद LAC के मोल्डो पॉइंट में दोनों सेनाओं के अफसरों की मीटिंग हुई। ये 13वें दौर की बैठक थी जो करीब 9.5 घंटे चली। इस मीटिंग में भारत ने हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और डेप्सांग प्लेन्स से चाइनीज फौज को पीछे हटने को दो टूक कहा। बातचीत में हाल ही में चाइनीज घुसपैठ पर चर्चा हुई जिससे चीन को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। भारत की मांग निराधार है। 13वीं चीन इंडियन मिलिट्री बातचीत में चीन ने बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की, दोनों देश और दोनों सेनाओं के बीच अच्छे संबंध बनाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन भारत की तरफ से अनुचित और अवास्तविक मांग मुद्दे को सुलझाने में मुश्किल पैदा कर रही है।
दरअसल हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 200 चाइनीज सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसके जवाब में इंडियन आर्मी ने चाइनीज सैनिकों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि कुछ देर के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये खबर यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि इंटरनेशनल हो गई। पाकिस्तान, ताइवान, हांगकांग, हर जगह एक ही बात हो रही थी, चीन के सैनिकों को भारतीय सेना ने पकड़ लिया। अब सवाल यहीं से शुरू होता है, एलएसी पर आगे क्या होगा? क्या दोनों सेनाओं के बीच फिर झड़प होगी? क्या युद्ध होने का खतरा है? आखिर चीन चाहता क्या है? एलएसी पर जो कुछ होगा उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, रिएक्शन एलओसी पर जरूर होगा। अगर पाकिस्तानी रिपोर्ट्स की बात करें तो उनके मुताबिक एलओसी से भारतीय हथियारों को एलएसी पर डिप्लॉय किया जा रहा है। भारत ने अचानक पाकिस्तानी सरहद से अपने फौजी, टैंक और भारी हथियार बड़ी तादाद में पीछे हटाना शुरू कर दिए हैं। अब जाहिर है इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की पाकिस्तान के हवाले से जो अग्रेसिव मिलिट्री पोस्चर की पॉलिसी है कि जारहाना तरीके से पाकिस्तान को डील किया जाए, इस पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन यह डेवलपमेंट साबित कर रही है कि भारत के जो टैक्टिक्स हैं, मिलिट्री टैक्टिक्स, उसमें एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आ रहा है। एलएसी पर सिचुएशन अब आई बॉल टू आई बॉल वाली है, यानी दोनों सेनाएं बराबरी पर खड़ी हैं, आमने सामने। दोनों सेनाओं ने पूरी तैयारी की है। चीन को हमेशा से ही इसी बात का गुरूर था कि उसकी सेना और हथियारों के सामने भारत को समझौता करना पड़ेगा, लेकिन चीन भूल गया ये 1962 वाला नहीं, 2021 वाला हिंदुस्तान है। चीन की फॉरवर्ड पॉलिसी नाकाम हुई और इसकी सजा भी चाइनीज सेना को मिली। 2016 तक चाइनीज सेना 7 मिलिट्री क्षेत्रों में बटी, जिसको जिनपिंग ने 5 थिएटर कमांड में तब्दील कर दिया। पूर्वी थिएटर कमांड, दक्षिणी थिएटर कमांड, पश्चिमी थिएटर कमांड, उत्तरी थिएटर कमांड और सेंट्रल थिएटर कमांड। पूर्वी थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर नानजिंग में है, दक्षिणी थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर ग्वांगझू में है, पश्चिमी थिएटर कमांड का हेड ऑफिस चेंगडू में है। ये कमांड एलएसी को देखता है। उत्तरी थिएटर का शेनयांग में है और सेंट्रल थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। भारत से लगी 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी चीन के वेस्टर्न थिएटर के अंडर आती है। अगर भारत और चीन के बीच जंग होती है तो चीन का वेस्टर्न कमांड इस जंग का नेतृत्व करेगा। लेकिन अब यही कमांड चाइनीज राष्ट्रपति जिनपिंग का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। पिछले 1 साल में जिनपिंग ने 3 बार पश्चिमी थिएटर कमांड को बदला है। 2020 के दिसंबर में जनरल झांग जुडोंग को कमांडर बनाया गया। इसी साल जून में इस पद पर जनरल शू क्यूलिंग को तैनात किया गया। अब वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी जनरल वोंग हेजियांग को सौंपी गई है। 1 साल में 3 कमांडर्स को हटाना बताता है कि आखिर चीन पर एलओसी विवाद का कितना दबाव है। लेकिन यह दबाव सिर्फ एलएसी तक सीमित नहीं है। अगर जंग हुई तो चीन को 2 फ्रंट वॉर का सामना करना होगा। इस वक्त एलएसी पर भारत और चीन के बीच टेंशन है। दूसरी ओर ताइवान और चीन के बीच जंग की नौबत है। ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है और अमेरिका के साथ जापान है, यानी चीन को घेरने की पूरी तैयारी। अब तक जब भी 2 फ्रंट वॉर की बात होती थी तो यही कहा जाता था, एलएसी पर चीन भारत की जंग होगी तो एलओसी पर से पाकिस्तान हमला बोल देगा। मगर वक्त ने चीन को ही 2 फ्रंट वॉर में फंसा दिया। इसका डर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भी नजर आता है। ग्लोबल टाइम्स के फ्रंट पेज के सेंटर में भारत का जिक्र है, जबकि दोनों तरफ ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की फोटो है, जो चीन के खिलाफ डट कर खड़ी है। 我们会持续充实国防，展现自我防卫的决心，确保没有人能逼迫我们走向中国所设定的路径。因为中国所设定的路径里头，不会有台湾的自由民主的生活方式，更不会有2300万人的主权。 चीन के लिए इस वक्त ताइवान सबसे बड़ा मुद्दा है। 孙中山先生说过，统一是中国全体国民的希望，
能够统一，全国人民便享福；不能统一， शी जिनपिंग जब सत्ता में आए थे तब से उनकी आंखों में भारत और ताइवान खटक रहे थे। चीन ने पहले अभी सैन्य ताकत बढ़ाई, अपनी इकोनॉमी मजबूत की। जिनपिंग ने सोचा था जब वो एलएसी या ताइवान पर हमला करेगा तो दुनिया चुपचाप देखेगी और भारत को भी समझौता करना पड़ेगा। लेकिन हुआ उल्टा। 1 साल से चीन एलएसी पर फंसा है और उसने दुनिया की महाशक्तियों को अपने खिलाफ एक कर दिया। मंगलवार से क्वाड देशों की नेवल ड्रिल का दूसरा फेज शुरू होने वाला है। क्वाड यानी अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ग्रुप, जिसका मेन टारगेट चीन है। 12 से 15 अक्टूबर से मालाबार युद्धाभ्यास होगा। जब अमेरिका में क्वाड की पहली फेस टू फेस मीटिंग हुई तो चीन पर इतना प्रेशर साफ नजर आ रहा था। चीन क्वाड को एशियाई नेटो कहता है जो उसके खिलाफ तैयार किया गया है। इतना तो साफ है कि चीन को एलएसी से पीछे हटना ही होगा। आज नहीं तो कल चाइनीज सैनिकों को अपने तंबू उखाड़ कर ले जाने होंगे, क्योंकि अगर एलएसी की पहाड़ियों पर जंग हुई तो इसका अंजाम समंदर तय करेगा। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान पिछले 10 दिनों से सलाखों के पीछे है। आर्यन ने 2 से 7 अक्टूबर एनसीबी की हवालात में गुजारे और पिछले 4 दिन से वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में है। आर्यन को आज भी जमानत नहीं मिल पाई। बेल की हर सुनवाई में एनसीबी कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट उठाती है। आज मुंबई की सेशन कोर्ट में हमने आर्यन के वकील की दलील भी सुनी और एनसीबी का तर्क भी सुना। आर्यन के वकील ने आज कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल के पास ना तो ड्रग्स मिले, ना उनके खिलाफ कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। सिर्फ चैट के आधार पर आर्यन को इतने दिन जेल में रखना सही नहीं। लेकिन एनसीबी ने आर्यन की अर्जी का जवाब देने के लिए टाइम मांगकर जमानत पर सुनवाई को फिर से टाल दिया। शाहरुख के बेटे आर्यन को फिर नहीं मिली जमानत। अभी कम से कम 3 दिन और जेल में रहेंगे आर्यन खान। आखिर क्यों नहीं मिल पा रही आर्यन को जमानत? क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी में शामिल होने के आरोपी आर्यन खान की बेल का इंतजार और लंबा हो गया है। उनकी जमानत पर सुनवाई आज फिर टल गई। आर्यन की जमानत के लिए आज सेशंस कोर्ट में अर्जी दी गई थी, लेकिन एनसीबी ने आर्यन की बेल एप्लीकेशन पर जवाब देने के लिए कोर्ट से टाइम मांगा, जिसके चलते आर्यन की बेल पर सुनवाई टल गई। इस अदालती कार्रवाई के चलते आर्यन खान को बुधवार तक तो निश्चित रूप से जेल में रहना पड़ेगा। आर्यन जेल से कब छूटेंगे, उन्हें राहत मिलेगी या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बुधवार को कोर्ट में क्या होता है। बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि एनसीबी ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। असल में शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत ना मिलने के बाद आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने उनकी जमानत के लिए मुंबई के सेशंस कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई थी। कोर्ट में सतीश मान शिंदे ने कहा कि आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर आज ही सुनवाई होनी चाहिए और कोर्ट को फैसला सुना देना चाहिए। इस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील ने कहा कि उन्हें आर्यन और अन्य आरोपियों की बेल एप्लीकेशन पर जवाब देने के लिए 6 से 7 दिनों का वक्त चाहिए। आर्यन के वकील ने कहा कि उसने जांच में पूरी तरह कोऑपरेट किया है और एनसीबी को उनसे पूछताछ की जरूरत भी नहीं है, इसलिए उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई तुरंत हो। लेकिन एनसीबी के वकील ने कहा कि आर्यन जेल से बाहर आने पर जांच को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई ना हो। आर्यन के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट के पास ड्रग्स नहीं मिले हैं, इसलिए वो जमानत के हकदार हैं। उनके केस को बाकी आरोपियों से अलग करके देखा जाना चाहिए। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकील ने कहा कि वो ड्रग्स पार्टी में शामिल होने के आरोपी हैं, जहां से केस के दूसरे आरोपी गिरफ्तार हुए, इसलिए ब्यूरो को इसका जवाब देने के लिए समय मिले। इसके बाद कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बुधवार तक बेल एप्लीकेशन पर अपना जवाब देने को कहा।
हमने अरबाज के लिए आज सुबह ही बेल एप्लीकेशन फाइल किया है जो वेडनेसडे को बोर्ड पे आएगा एंड हमने सर्विस भी कर लिया है, तो हम एक रिप्लाई एक्सपेक्ट करें एनसीबी की तरफ से ऑन वेडनेसडे 2:45 जब बाकी के मैटर्स सुने जाएंगे। एनसीबी क्या बुधवार को आप लोगों के लिए भी रिप्लाई फाइल करने वाली है या सिर्फ आर्यन के लिए रिप्लाई? सो हम एक्सपेक्ट करें कि एनसीबी बुधवार को हमारे लिए भी रिप्लाई फाइल करे, बिकॉज हमने भी अभी 3 दिन पहले सर्व कर लिया है एज द नेक्स्ट डेट इज ऑन वेडनेसडे, तो 3 दिन पहले हमारा भी सर्विस हो गया है। सो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि जब उनका रिप्लाई आएगा हमारा भी आ जाएगा। बेल के लिए ग्राउंड्स वही है कि स्मॉल क्वांटिटी है, इंडिविजुअल रिकवरीज है, हमको आप किसी कमर्शियल या नॉन कमर्शियल क्वांटिटी से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम सबका अलग अलग इंडिविजुअल रिकवरी है। स्मॉल क्वांटिटी है, पनिशमेंट इज अप टू 6 मंथ्स कंजम्पशन का है। तो बट ऐसा कहा उन्होंने कोर्ट में कि हमारा मामला इन लोगों से अलग है क्योंकि हमारे पास रिकवरी नहीं है? हाँ, ऐसा उन्होंने ज़रूर कहा है कि उनका मामला पहले 3-4 अक्यूज से थोड़ा अलग है, बिकॉज उसके पास से कोई रिकवरी नहीं, जो फर्स्ट ग्रुप है उनसे थोड़ा अलग है। तो अलग से सुना जाए उनका बेल एप्लीकेशन? सब वो वेडनेसडे को ही पता चलेगा। आर्यन खान ने इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने आर्यन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वकीलों की जीरत सुनने के बाद यह पाया कि आर्यन के बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई करने का उनके पास अधिकार ही नहीं है। इसी वजह से आर्यन को शुक्रवार को भी बेल नहीं मिल पाई थी। आर्यन खान को 2 अक्टूबर की देर रात क्रूज शिप से गिरफ्तार किया गया था। 3 अक्टूबर को आर्यन को सीएमएम कोर्ट में पेश किया गया, उन्हें एनसीबी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की। 7 अक्टूबर को आर्यन को दोबारा सीएमएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। मगर आर्यन को उस दिन जेल भेजने की बजाय एनसीबी की हवालात में ही रखा गया, क्योंकि 8 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई होनी थी। 8 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह कहते हुए आर्यन की बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी कि उसके पास इसकी सुनवाई का अधिकार नहीं, जिसके बाद 8 अक्टूबर को आर्यन और बाकी आरोपियों को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्रूज शिप मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 विदेशी नागरिक भी हैं। साथ ही इसी मामले में कई और लोगों से घंटों पूछताछ भी की गई है। सोमवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 7 लोगों को कोर्ट में पेश किया, जिसमें से 2 विदेशी नागरिक भी हैं। अदालत ने इन 7 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार आर्यन और अन्य आरोपियों के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ कर रहा है। अब तक एनसीबी ने जिन लोगों को बुलाकर पूछताछ की है, उनमें शाहरुख खान का ड्राइवर भी शामिल है, जिसने ये बताया कि उसने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को क्रूज शिप पर छोड़ा था। एनसीबी ने शाहरुख के दोस्त इम्तियाज खत्री से भी लंबी पूछताछ की थी। उन्हें सोमवार को फिर पूछताछ के लिए तलब किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बांद्रा के एक बिल्डर और फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री को आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इसी दफ्तर की 3री मंजिल पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इम्तियाज खत्री आज पेश नहीं हो पाए, जिसके बाद इम्तियाज खत्री को अब 12 अक्टूबर यानी कल का समय दिया गया है और 12 अक्टूबर को इम्तियाज खत्री को दोबारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस दफ्तर में आना होगा। एक बार उनसे पहले करीब 9 घंटे की पूछताछ की जा चुकी है और इस 9 घंटे की पूछताछ करने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कई इंपॉर्टेंट अहम कड़ियां मिली हैं क्रूज ड्रग्स पार्टी को लेकर। आज आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऐतराज की ये बड़ी वजह थी। ब्यूरो अभी इस मामले में कई लोगों के बयान दर्ज कर रहा है, जिसे बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखा जाएगा। हम अपने सीपी साहब से संपर्क में हैं और उनकी सलाह पे हम काम कर रहे हैं। ऑलरेडी केस माननीय न्यायालय के सामने है और सारे फैक्ट माननीय न्यायालय के सामने यथासमय रखे जा रहे हैं। And we will, I think that is a protocol that should be followed by all of us. इस बीच मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान का क्वारंटीन पीरियड कल खत्म हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन सेल से निकालकर जनरल बैरक में शिफ्ट किया जा सकता है। आर्थर रोड जेल के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक आर्यन खान को क्वारंटीन सेल से शिफ्ट करने का फैसला मंगलवार को होगा। फिलहाल आर्यन को अन्य कैदियों की तरह ही जेल में रखा गया है, उन्हें किसी भी तरह की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। चूंकि आर्यन को अब कम से कम बुधवार तक जेल में रहना है, ऐसे में अगर उन्हें रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे कपड़े, साबुन, तेल या अन्य सामान की जरूरत पड़ती है, तब वो पैसे देकर कैंटीन से इसे खरीद सकते हैं। इस बीच आर्यन खान को महबूबा मुफ्ती ने कम्युनल कलर दे दिया है। उन्होंने ट्वीट किया,
4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे पर कार्रवाई से मिसाल बनाने के बजाय केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के एक लड़के के पीछे पड़ी हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका सरनेम खान है। दूसरों के दुख से खुश होने वाले बीजेपी के कोर वोट बैंक की तसल्ली के लिए इंसाफ का मजाक बना दिया गया है। क्या वाकई आर्यन खान को मुसलमान होने, उनका सरनेम खान होने की सजा दी जा रही है? एक अपराध को सांप्रदायिक रंग देने की महबूबा की कोशिश पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया। सारी दुनिया जानती है महबूबा मुफ्ती हमेशा षड्यंत्र की और प्रपंच की राजनीति करती हैं। जो महबूबा मुफ्ती जिनका दिल तालिबान, पाकिस्तान, अल कायदा, जैश, हिजबुल, आतंकी अलगाववादियों के लिए धड़कता है, वो क्या जाने किसानों की क्या समस्याएं हैं? वो महबूबा मुफ्ती क्या जाने मजदूरों की क्या समस्याएं हैं, आम जनमानस की क्या समस्याएं हैं? महबूबा मुफ्ती को आतंकवादियों की समस्याएं मालूम हैं, उनको जनमानस की समस्याओं का कुछ पता नहीं। वैसे महबूबा मुफ्ती पर सवाल उठाने वाले बीजेपी के कुछ नेता खुद भी इस केस को हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने क्रूज शिप पर रेड के दौरान बीजेपी नेताओं की मौजूदगी पर सवाल उठाए, तो महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने एनसीपी पर पलटवार करते हुए पूछा कि एनसीपी ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई थी। मैंने गलत क्या कहा है? हम लोगों ने सब लोगों ने खुद के नज़र से वो देखा है ना कि जब भी सुशांत सिंह का ये सब चीज़ हो रही थी, जब भी उसके मर्डर की सब कहानियां सब बाहर आ रही थी, तभी एनसीबी की कार्रवाई तभी भी चालू थी, तभी नवाब मलिक आपको बात करते हुए दिखे क्या? तभी नवाब मलिक आपको रोज बाहर आके पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए दिखे क्या? और आज नवाब मलिक रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, रोज आके कुछ ना कुछ तो आरोप कर रहे। क्यों कर रहे? क्या सुशांत सिंह राजपूत हिंदू था इसलिए उसके बारे में बात नहीं की? और आज अभी खान सबसे आगे है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही इसलिए नवाब मलिक बात कर रहे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इस मामले में लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक्शन पर सवाल उठा रही है। नीतीश राणे के बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने फिर पूछा कि आखिर क्रूज शिप में सवार बीजेपी के कुछ नेताओं को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्यों छोड़ा था? कह रही कि 11 नहीं 14 लोग थे, तो वीडियो रिलीज करे एनसीबी के ये और 3 लोगों को अंदर ले जाया गया और फिर उन्हें अंदर से जाते हुए वीडियो लाए। जिस तरह से कहा जा रहा है 1300 लोगों में आपने 11 लोगों को छाटा, इसका मतलब है 1289 लोगों को आपने छोड़ा है। हम 1289 लोगों पे सवाल नहीं उठा रहे, हम 3 लोग जो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड है उन पे हम सवाल उठा रहे हैं। आप इसके पीछे की पॉलिटिक्स समझिए। आर्यन केस को कम्युनल कलर देने वाली महबूबा मुफ्ती बीजेपी की विरोधी है, तो एनसीपी भी महाराष्ट्र में बीजेपी के विरोधी महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। अघाड़ी सरकार की एक और पार्टी कांग्रेस भी आर्यन खान केस में बीजेपी को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही। कानून की बड़ी भाषा ये है कि जो आदमी गलत काम करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, औरत, आदमी, बच्चा ये नहीं देखता है। गलत हुआ उस पर कार्रवाई होती है। और शाहरुख खान के लड़के ने गलत किया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन ये प्रश्न तो केंद्र सरकार के ऊपर उठता ही है कि किसानों के ऊपर गाड़ी चल गई, सुप्रीम कोर्ट के जज को बीच में आना पड़ा और उनको इस तरीके के जो है ऑर्डर्स देने पड़े, तब जाके अगर आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो क्या है। इस मामले में एनसीबी पर सवाल उठाने के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सपोर्ट में उसके दफ्तर पहुंच गए। समीर वानखेड़े जी का हर वो माँ शुक्रिया अदा करना चाहती है जिसका बच्चा ड्रग्स लेता था और आज समीर वानखेड़े जी की वजह से वो रिहैब सेंटर के अंदर अपना इलाज करा रहा है। आज हम अपने एरिया के अपने लोगों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करने आए। आज हमारे एरिया के लोग बहुत खुश हैं और उनकी हिम्मत हो गई है। पहले लोग डरते थे ये ट्रक पैडलर्स लोग के बारे में बताने के लिए, क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी बता दी जाती थी, फिर लोग दुश्मन हो जाते थे। लेकिन आज हमारी हिम्मत ये हुई है कि हम आके अपने लोगों का बता सकते हैं कि आज वहाँ पर क्या काम चल रहा है। और ये जो बीमारी है बहुत फैल गई है हमारे एरियो में। हमारे बच्चे, एक जनरेशन हमारी ख़राब हो रही है। काफ़ी माओं की दुआएं हैं उनके साथ में। मैं नागपाड़ा एरिया से हूँ। नागपाड़ा पे लगभग उन्होंने 95% तो ख़त्म ही हो गया है। वो कुछ छोटा मोटा जो होता है उसमें भी इंशाल्लाह
चाहेंगे अल्लाह ताला तो माओ की दुआओं से, जिसका भाई था, किसी का बेटा था, किसी का शौहर था, उन लोगों ने काफ़ी दुआएं समीर जी के लिए दी है। जाहिर है घटना कोई भी हो, सियासत उसमें अपने लिए मौका तलाश लेती है। आर्यन खान के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि आर्यन एक स्टार शाहरुख खान के बेटे हैं, इसलिए उनके बारे में जानने की दिलचस्पी बहुत से लोगों को है। सियासत करने वाले इसी बहाने अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए एक क्राइम को कम्युनल बनाना ठीक नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से आ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर शोपियां में तीसरा बड़ा एनकाउंटर चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले शोपियां के तुलरान में मुठभेड़ शुरू हुई है। तुलरान में 3 से 4 आतंकी मौजूद हैं। इस तरह का एक एनकाउंटर खौरीपोरा में भी चल रहा है। तुलरान में खुद इमाम साहिब शोपियां के डीएसपी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने फंसे हुए आतंकियों से सरेंडर करने की बार बार अपील की है। हेलो यमतर मुजाहिद अंदर में गुजारिश करन बह डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तुम नीरियो नेबर सरेंडर करियो, हथियार त्रो पत्थर अत करियो खड़ा तो नेबर नीरियो तो ये मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी ब्याह जिंदगी जियो। यमतर मुजाहिद अंदर फसेमित बह डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हेनस को तैयार तो ये तो करियो सरेंडर पानी लो जिंदगी जियो तो ये नेबर अत करियो खड़ा हथियार त्रो पत्थर ये तो आखिरी गुजारिश तो यू नेवर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।